बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नारा अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज गवादर का दौरा किया। दौरे में तरक्याती मनसूबों का जायज़ा लिया गया। दूसरी जानिब सेनेट से आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया है। इसके अलावा वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब की जानिब से बताया गया है कि चीन की जानिब से $2.4 अरब का कर्जा रोल ओवर कर दिया गया है। इस समेत दिन भर जो मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से आज बताया गया है कि 9 अगस्त की रात को असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। क्या समझ रहे हैं कि क्या अब जो स्मूथ मामलात इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं इसी तरह स्मूथ रहेंगे? क्या इत्तेहादी एक पेज पर आके मुस्तकबिल के फैसले करेंगे? अब इत्तेहादी देखें, इलेक्शन से ये हुकूमत के आखिरी दिनों में और इलेक्शंस की तरफ जब बढ़ रहे होते हैं तो ये चलते हैं मामला जो कि हम इस वक्त सुन रहे हैं। मेरा ख्याल है माजी से तो बहुत कम ही सुन रहे हैं, लेकिन ये है कि मुशावरत कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, क्या ये चलती रहती हैं बातें। ख़ास तौर पे अगर इतना बड़ा एक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम हो जिसमें हुकूमत के अंदर भी बड़ा अरेंजमेंट हो, बहुत सी पार्टियाँ हो। लेकिन ये बात जहन में रखें कि सिर्फ 2 लोग इसमें उनका कलीदी किरदार है निगरान सेटअप अनाउंस करने में। वो हैं कायदे ईवान यानी जनाब नवाज शरीफ साहब और एक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यानी राजा रियाज साहब। उसमें तमाम शख्सियात से मुशावरत वज़ीर आज़म कर सकते हैं और चाहें तो नहीं कर सकते। ठीक है। इसी तरह से राजा रियाज साहब चाहें तो किसी से मुशावरत करें, चाहें तो किसी से ना करें और ख़ुद वो नाम दें 1 on 1। तो ये मामला जो है, ये राजा रियाज साहब तो कह रहे हैं कि अभी बातचीत नहीं शुरू हुई। तो बाकी सियासी जमातों की जो आपस में देखें, इसमें इस तरह से इसको देखें कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, लेकिन वो इस तरह की हुकूमत है कि उसमें बहुत बड़ी पार्टियाँ, यानी वो जमातें जो कि रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो खुद इक़्तिदार में रही कई दफ़ा, या जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान साहब की, या MQM, या बाकी जमातें ANP, सब ये इशू इसलिए थोड़ा सा और गंभीर हो गया है इस वक्त कि ये नहीं पता। एक तो तहरीक इंसाफ से तो मुशावरत हो नहीं रही, किसी भी सतह पे नहीं हो रही उनसे। ये जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं और जो कायदे ईवान हैं, वो ज़ाहिर है कि राजा रियाज साहब कह चुके हैं कि मैं शायद नून के प्लेटफॉर्म से अगला इलेक्शन लड़ूँ। तो एक पता नहीं उन्होंने तजदीद की है इस बात की या नहीं की, लेकिन बहरहाल उनके जहन में यही है। अच्छा, अब यहाँ पर इशू ये है कि जो दूसरी जमातें हैं, यानी जिन्होंने अभी जन्म लिया है, उन जमातों के साथ क्या मुशावरत होगी किसी किस्म की या नहीं होगी? मिसाल के तौर पे ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, इसकी रजिस्ट्रेशन, इसकी बाकी सारे मामला अचानक रुक गए। उसकी वजह ये हुई कि ये बात यकीनन पीपल्स पार्टी के लिए भी, पहले तो पीपल्स पार्टी जो है इसको इस तरह से ले रही थी इस चीज़ को, जैसे मखदूम अहमद महमूद साहब गए, जहांगीर तरीन साहब भी लंदन में थे, ख़बर ये आई कि वो मुलाकात करेंगे नवाज शरीफ साहब से। नवाज शरीफ साहब ने, ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं तो ख़ुद आ रहा हूँ और मैं बग़ैर किसी बैसाखी के आ रहा हूँ, जिसने आना है वो मेरी पार्टी में ज़म हो जाए। अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है जहांगीर तरीन साहब की, वो हम इस बात से अभी तक लाइल में कि मखदूम अहमद महमूद साहब ने क्या जवाब दिया पीपल्स पार्टी को इसी बात के लिए। लेकिन जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कह दिया कि मैं ख़ुद इलेक्शन में लड़ूंगा बतौर वज़ीर आज़म, और आज खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी ज़ाहिर है इसको लिंक किया है कि सितंबर में जो तब्दीली आ रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद से, और यही बात यहाँ पे पावर कॉरिडोर्स में है भी। तो ये बात वाज़ेह नहीं है कि नवाज शरीफ साहब के मद्दे मुकाबिल कौन होगा और किस तरह से सफबंदी होगी अभी, यानी बहुत ज़्यादा। और ये भी नहीं पता कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो हैं वो बतौर पर्सन या बतौर पार्टी या क्या आगे मामला, तो एक अनसर्टिनिटी है। ये इन पार्टियों का बनना जो है, ये बात मैंने पहले भी की थी, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये जो दूसरी पार्टियां हैं, अगर ये इत्तेहाद इनका नहीं भी बना या सीट एडजस्टमेंट नहीं भी हुई तो ये वोट तोड़ेंगी। यानी पंजाब में वोट जहांगीर तरीन साहब तोड़ेंगे,
जहांगीर तरीन साहब भी वोट तोड़ेंगे, मुस्लिम लीग नून के जो तहरीक इंसाफ है वो भी वोट तोड़ेगी किसी ना किसी शक्ल में, या वो किसी को देंगे या नहीं देंगे, उसके कारकुन क्या होगा आगे वो भी नहीं पता। और परवेज़ खटक साहब की जमात जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम और पीपल्स पार्टी और एएनपी को किसी ना किसी किस्म का नुकसान पहुंचाएगी, और तहरीक इंसाफ वहाँ पर किस शक्ल में होती है केपी में ये देख। तो जो अभी सफबंदी है नहीं इलेक्शंस की, और वो ज़ाहिर सफबंदी उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक ये हुकूमत मौजूद है। हुकूमत के बाद जब इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट होगी, और अभी तो ये है कि इलेक्शन और कितनी मुद्दत पे, 60 दिन या 90 दिन, और इस दौरान मईशत, और मईशत जो है ना, एक तो आप बात करते हैं मैक्रो इकॉनमी की कि आपके बड़े मुआहदे हो रहे हैं मुल्कों के साथ, ये वो सारे, उसका कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं होता। ट्रिकल डाउन ये होता है कि उसके नीचे तक क्या चीज़ पहुंचती है। तो नीचे तक तो अमूमन ये होता है कि गोश्त वोश्त उभर के खा जाते हैं लोग पाकिस्तान में, ट्रिकल डाउन इफेक्ट का ये, और नीचे हड्डियाँ वड्डियाँ फेंक देते हैं, उसको ट्रिकल डाउन इफेक्ट पाकिस्तान में शायद कहा जाता है। तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो नहीं हो रहा, यानी कि कोई महंगाई, कोई लोगों के मसाइल, कोई बिजली, कोई और कोई इश्यूज जो बिल हैं और बाकी, तो वो ये अब हम सुन तो रहे हैं, लेकिन इसमें जाहिर है कि एक मतलब बड़े मंसूबे हैं और ये सारे, लेकिन असल बात ये कि ट्रिकल डाउन अब जो सड़क पे चलता हुआ बंदा है उसके लिए तो ये इश्तिहार और बाकी चीज़ों की अहमियत नहीं है। कह रहे यार मेरे बिजली का क्या बनेगा बिल का, और ये कब मसले हल होंगे, और ये वो चीज़ें हैं जो तेज़ी के साथ लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि हम महीने तनख्वाहदार तबका, मतलब एक आपका जो वो लोग वो कहते हैं इस महीने, वो कहते हैं यार 2 महीने बाद ठीक हो जाए, वो कहते हैं यार इस महीने बचेंगे तो अगले महीने का सोचेंगे ना, 2 महीने बाद आप हमें ट्रक की बत्ती दिखा रहे हो। तो वो फौरन कोई ना कोई रिलीफ चाहते हैं किसी ना किसी सूरत। तो इसीलिए अब तो ये अब ऐसे ही एक सिचुएशन है जिससे बहरहाल मुल्क ने निकलना है आगे, रियासत ने तो निकलना है ना इसमें, तो मोस्टली तो ये निकल जाएंगे इसमें। जो एक तो अगले हफ्ते की मुकदमात इम्पोर्टेंट, वो जो सिविलियन का क्या फौजी अदालतों में ट्रायल, वो 1 तारीख को उसकी समाअत होगी, 6 रुकनी बेंच। दूसरा जो है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई फौरी स्टे नहीं मिल सका और ट्रायल चलेगा साबिक वज़ीर आज़म का और चेयरमैन तहरीक इंसाफ का, तो शाहाना केस में, और वो भी तेज़ी के साथ कोशिश है कि उसको हुकूमत की कि उसको किसी तरह से जल्दी मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। और फिर तीसरी बात जो है वो ये है कि जो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और बाकी जो पाबंदी आ रही हैं इसमें, और उसकी जो शक्ल है वो कुछ इस तरह से है कि एक तो अगर यूट्यूब चैनल शुरू करना है तो उसके लिए एक लाइसेंस चाहिए होगा अब, यानी ख़ुद कोई शख्स आराम से यूट्यूब चैनल नहीं शुरू कर सकता, उसको एक प्रॉपर लाइसेंस चाहिए होगा, जिसके बाद वो उसको लाइसेंस मिलेगा, फिर वो यूट्यूब चैनल पाकिस्तान में शुरू करेगा। कई यूट्यूब चैनल्स जो हैं जो बाहर से स्ट्रीमिंग हो रही है वो बंद हो जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि बाहर से स्ट्रीमिंग और चल को ब्लॉक किया जा सकता है, तो किया जा सकता है, और वो उसका तरीका ये है कि आप देखें कि बहुत से जो नाजिबा किस्म की वीडियोस जो यूरोप में या बाकी जगहों पे जो होती हैं वो पाकिस्तान में आप यूट्यूब पे नहीं खोल सकते, तो वो मैकेनिज़्म पाकिस्तान में आ रहा है। ठीक है कि कई चैनल्स को यहाँ पे नहीं देखा जा सकेगा जो बाहर से पाकिस्तान में बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं और पाकिस्तान में उनकी स्ट्रीमिंग हो रही है। ये मैंने मिसाल इसलिए दी क्योंकि मैंने आज चेक किया कि मैंने कहा जो बाहर से उसको कैसे करेंगे, उन्होंने कहा जी बहुत से जो यूरोप से और ये जो नाजिबा चैनल्स हैं जो कि एडल्ट चैनल्स हैं या बाकी, तो वो क्या पाकिस्तान में आप देख सकते हैं नहीं, तो वो ब्लॉक आ जाता है, तो वही सिस्टम फिर बाकी चैनल्स पर लगाया जा रहा है। और यूट्यूब चैनल्स के लिए लाइसेंसिंग की ज़रूरत होगी, और उसमें जो है वो इसी तरह से जो वेबसाइट्स हैं या जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर भी वो भी ब्लॉक हो जाएंगी, जिस तरह बहुत सारी वेबसाइट्स नहीं खुलती पाकिस्तान में, तो वो भी बंद हो जाएंगी अगर उनके पास लाइसेंस नहीं होगा और पाकिस्तान से वो मतलब उनके ऊपर कोई काबिल एतराज़ चीज़ होगी तो वो हो जाएगी। इसी तरह से जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो भी, उनके ऊपर भी अगर आप ये कहें कि जी एक सिलसिला है कि जी वीलॉग जिसको कहते हैं, वीलॉग या जो भी उसका नाम वो डाल दिया या बाकी चीज़ें कर दी, तो वो भी सिलसिला सारा बंद हो रहा है और उसके लिए अलग लाइसेंसिंग होगी। आपको पता है CNN लाइव नहीं होता, CNN की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं है, ये बड़ी आपको लोगों को मतलब अगर आप चाहें तो उसको चेक करेंगे तो CNN की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी।
कई दुनिया में जो बड़े चैनल्स हैं उनकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होती, कई चैनल्स की होती है, तो वो अपनी अपनी पॉलिसी। लेकिन यहाँ पर ये है कि वो ज़ाहिर है कि लाइव स्ट्रीमिंग अगर आप करेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो उसके लिए अलग परमिशन चाहिए होगी। यानी अगर एक चैनल को आपने मतलब पैमरा का लाइसेंस है तो वो पैमरा का लाइसेंस अलग है, लेकिन जो लाइव स्ट्रीमिंग का लाइसेंस है और उस पर क्या जा रहा है वो एक अलग लाइसेंस। तो इस तरह करके गालिबन ये कवानीन बन रहे हैं और इसमें जो है वो ये अप्लाई होंगे फिर मुख्तलिफ एप्लीकेशंस पे उसी तरह से जिस तरह से कई एप्लीकेशंस पाकिस्तान में नहीं खुलती। अगर आप कई मुल्कों में चले जाएं, मिडल ईस्ट में ख़ास तौर पे, तो वहाँ व्हाट्सएप काम नहीं करता। कई मुल्कों में चले जाएं तो वही सिस्टम्स पाकिस्तान में भी आने वाले दिनों में सोशल मीडिया के हवाले से वो कवानीन पाकिस्तान में आ रहे हैं। अच्छा, तो ये कानून साजी की है और ये कानून साजी जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से भी हुई है और बाकी उनकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने भी बहुत तेज़ी के साथ इसमें कोई किसी किस्म की इसमें ना मेरा ख्याल है कि उन्होंने कोई मुशावरत, मुझे नहीं पता इसमें मुशावरत हुई है नहीं हुई, लेकिन बहरहाल उन्होंने कानून साजी कर दी है और बहुत तेज़ी के साथ की है। और इसके अब कैसे क्या असरात होंगे, क्या कैसे इसको देखा जाएगा, ज़ाहिर है कि इसके ऊपर क्या क्योंकि कोई भी इसके ऊपर किसी ने कोई आवाज़ वगैरह इस पर नहीं उठाई वहाँ पे और ये कानून तेज़ी के साथ मंजूर हो गया। अच्छा, अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये ज़ाहिर है कि अब तेज़ी के साथ कानून इसी तरह से ये बिल्कुल ऐसी जैसे वो निगरान हुकूमत के हवाले से, निगरान हुकूमतों के इख्तियारात के हवाले से हुआ था। और अगले हफ्ते जो है ये मुकदमात लगे हुए हैं सारे और मुशावरतें हो रही हैं या हो चुकी हैं। वो कोई बात मेरे ख्याल से आला क़यादतों के अलावा जो है वो बाकी लोगों को पता नहीं। बहुत से मतलब सरगोशियाँ हैं तो उसमें ऐसे को ख़बर है नहीं, इसके अलावा कि मियाँ साहब जो हैं वो 2 हफ्ते के लिए वो यूरोप की तरफ निकल गए हैं और वो लंदन नहीं गए। ये बात इंपॉर्टेंट है कि यूरोप मीन्स के अभी वो ओपन उन्होंने रखा है सिलसिला कि वो 2 हफ्ते 2-3 हफ्ते के बाद जो है वो उनकी वापसी होगी लंदन गालिबन और फिर उसके बाद वो अनाउंस करेंगे, क्योंकि लंदन में ज़ाहिर है कि बहुत सा मीडिया लोग आगे पीछे दाएं बाएं, तो वो अपनी वो खामोशी से जो है वो कहा जा रहा है कि अहम मुलाकातें इनकी यूरोप में मुतवक्के हैं। और नहीं, अहम मुलाकातें होनी होती हैं तो पाकिस्तान में हो जाती हैं ना, दुबई में हो जाती हैं, सऊदी अरब में हो जाती हैं। अहम मुलाकातें हो सकता है यूरोप में हो, किसी भी राब्ते में तो रहेंगे ज़ाहिर है अपनी पार्टी से, लेकिन ये है कि वो मुलाकातें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसे हालातों के यूरोप के अंदर, या उनको कोई एकदम से ट्रैवल करना पड़ जाए दुबई या इधर या उधर। मतलब ज़ाहिर है एक मतलब क्या पिक्चर डेवलप होती है कमिंग डेज में, ये देखना है। लेकिन यह है कि ये बस आप समझें कि राना सनाउल्लाह साहब 9 कह रहे हैं, कोई जो है वो 8 की रात को कह रहा है, कोई आगे पीछे दाएं, बस अभी आखिरी जो है ये चंद रोज़। और उसके बाद जो है वो देखें कि मुल्क जो है वो किस तरफ जाता है और इंशाल्लाह जहाँ भी जाएगा मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इसमें साहिल का ज़रा आज डिस्कस करते हैं। साहिल आपको पता है ना, वो जो समंदर के किनारे साहिल होता है, तो साहिल से होके ज़रा वापस आते हैं पाकिस्तानी सियासत में। साहिल जो है ये दुनिया में एक बहुत बड़ा इलाका है। ये अरबी ज़बान का जो लफ्ज़ है साहिल, जो कि हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये बहुत बड़ा इलाका है साहिल। अच्छा। और वहाँ से ये लफ्ज़ निकला है, यानी उसको साहिल कहते थे सब, फिर उसके बाद जो है वो साहिल और जगहों पर भी इस्तेमाल होता है ज़ाहिर है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा इलाका है। और वो बहरे अमर से वो शुरू होता है और बहरे ओकेयानूस, जिसको हम अटलांटिक कहते हैं, एक पूरी की पूरी पट्टी है जो कि बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा जैसे कि वो अफ्रीका को क्रॉस करती है। यानी एक तरफ बहरे अमर है और बहरे अमर में वो एरिटेरिया वही जो कि अगर इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा न जाएगा, ये नीचे साहिल है, ये जो पिंक कलर का है ना ये साहिल है। अच्छा, तो ये एरिटेरिया से शुरू कर दें, फिर उसके बाद जो है वो उसमें सूडान आ जाएगा, फिर चाड आ जाएगा, फिर इसमें चाड का कुछ इलाका आ जाएगा, इसमें सूडान है, फिर इसमें जो है ये नाइजर है, फिर नाइजेरिया का कुछ इलाका है, फिर माली है, फिर इसमें बुर्किना फासो का कुछ इलाका है, फिर इसमें सेनेगल, मौरितानिया। तो ये इस तरफ
बहर अहमर है, हाँ। यानी ये अच्छा फिर अगर आप देखें ना एरिट्रिया के उस तरफ तो सऊदी अरब है, ठीक है। यानी ये वो वाले, ये आप समझ लें कि वो ये सुएज कैनाल वाला एक तरफ है और एक तरफ अटलांटिक है, बहर ओकियानूस दूसरी तरफ, यानी सेनेगाल के इस तरफ, ठीक है। अच्छा, अब ये बड़ी खूबसूरत बात है कि इसको साहिल इसलिए कहते हैं कि साहिल से ऊपर जो है वो अगर हम देखें तो यानी साहिल से ऊपर तो सहारा है, सहारा। अच्छा, ये उर्दू में भी लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं मगर यहाँ पे लफ्ज़ अल्फाज के मानी डिफरेंट हैं। साहिल के ऊपर जो है, जो पहले वाला मैप था उसको दिखाएंगे पिंक वाला और दूसरा तो ज़्यादा क्लियर होगा, हाँ, वो साहिल के ऊपर जो है वो है सहारा, और सहारा जो है वो सहरा है, डेजर्ट है। तो सहारा में तो सफ़र कर नहीं सकते थे लोग। सहारा में ज़ाहिर है कि ऊपर आप नॉर्थ साइड पे कुछ अच्छे बड़े तरक्की याफ्ता शहर भी हैं, ट्यूनीसिया है, मोरक्को है, काहिरा है, ये सब हैं, लेकिन फिर एक बहुत बड़ा दुनिया का सहरा है। तो ये समझें कि उस सहरा से बचने के लिए लोग जब नीचे आते थे तो ये साहिल पे सफ़र करते थे, यानी जो कारवां हैं वो ऊँटों के कारवां, वो एरिटेरिया से अगर एक तरफ से उन्होंने चलना है और हज़ारों मील का सफ़र तय करना है तो फिर वो दूसरे किनारे तक जाते थे, और वो जाते थे, वो सहारा में तो सफ़र कर नहीं सकते थे ना, वो डेजर्ट है, तो वो नीचे आ जाते थे। यहाँ पे जंगल भी हैं, यहाँ पानी भी है, यहाँ पे अच्छा इससे नीचे नहीं जा सकते, इससे नीचे जाएंगे तो फिर खौफनाक जंगल शुरू हो जाएंगे, जो रेनी फॉरेस्ट हैं, वो जो मखसूस अफ्रीका के होते हैं ख़तरनाक जंगल, तो वो ज़रा नीचे नहीं, लेकिन यहीं साहिल के अंदर ही जो कारवान है, ये कारवां ये सफ़र किया करते थे, काफ़िले। तो ये जो हज़ारों की तादाद में या लाखों की तादाद में जो अफ्रीका के ग़ुलाम बना के और फिर यहाँ से ले जाया जाता रहा, और मुख्तलिफ यहाँ से ये पूरा ये वो पूरी पट्टी है। 8वीं सदी में यहाँ इस्लाम भी आ गया सारा। अच्छा, अब मैं ये जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि आपने ये सुना होगा ख़बरों में, शायद छोटी सी खबर एक सुनी हो कि ये नाइजर के सदर को, वहाँ पर नाइजर में बगावत हो गई है, और नाइजर के जो सदर हैं उनको जो है वो उनकी फ़ौज ने उनका तख्ता उलट दिया, और नाइजर के जो सदर हैं उनको गिरफ़्तार कर लिए। अब आप कहेंगे कि नाइजर, हर चीज़ को डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है कि उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से बनता है जी, कहीं ना कहीं से असर उसको आएगा ज़रूर। अब कहेंगे नाइजर का क्या ताल्लुक़ है पाकिस्तान से, अभी 2 मिनट में ताल्लुक़ बनाते हैं इसका। तो नाइजर जो है ये एक लैंडलॉक कंट्री है, अफ्रीका के अंदर लैंडलॉक कंट्री है। इसकी एक तरफ माली है, माली का जो मुल्क है एक तरफ उसकी माली है, एक तरफ जो है अगर आप नीचे देखें दूसरी तरफ तो बुर्किना फासो है, और नाइजर जो है लैंडलॉक है। और ये जो मुल्क हैं ये ज़्यादातर फ्रांस की कॉलोनी रहे हैं, सही, ठीक है, और फ्रांस की कॉलोनी रहे हैं, और यहाँ पर जब होती है गड़बड़। अच्छा, ये जो यूरोप है ना, ये यूरोप की डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर हम देखें ना यहाँ पे तो एक मैप से हम देख सकते हैं कि कई मुल्क ऐसे हैं जो कि कॉलोनिज़म 1914 में, तो हम देखेंगे फ्रांस हमें नज़र आ रहा है एक तरफ में जर्मनी नज़र आ रहा है, बरतानिया ऊपर मिस्र की तरफ था, ये देखें ना इस तरह से हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। मतलब ये जो रेड कलर का है, जो रेड है ये बरतानिया है, जो ये ग्रीन है ये फ्रांस है, ठीक है, और उसके बाद जर्मनी जो है वो ये थोड़ा सा है, ठीक है ना, तो ईस्ट अफ्रीका में ये जर्मनी थोड़ा सा, इटली भी है, और पुर्तगाल थोड़ा सा, स्पेन थोड़ा सा, लेकिन बुनियादी तौर पे अगर आप देखें अफ्रीका को तो वहाँ पे आपको फ्रांस बहुत नज़र आता है, फ्रांस बहुत है, ठीक है, अफ्रीका में फ्रांस बहुत है, अमेरिका तो नहीं है ना उस वक्त, तो फ्रांस बहुत है, और पुर्तगाल, ये बाकी मुल्क हैं सारे, लेकिन फ्रांस बहुत है, फ्रांस और अच्छा ब्रिटेन उस साइड पे ना, यानी इजिप्ट की तरफ और उस तरफ ज़्यादा। हालांकि फ्रांस ज़ाहिर है, इजिप्ट में भी हमें पता है नेपोलियन उतरे थे और ये सारा, लेकिन बहरहाल अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जो माली के अंदर तख्ता उलट गया सदर का, ये इतना इम्पॉर्टेंट है लार्जर पिक्चर में कि माली के जो सदर हैं ये वाहिद साहिल के इलाकों में ऐसे मुल्क के सदर रह गए थे जो प्रो अमेरिकन थे, और बुर्किना फासो जो है वो फासो इनके पड़ोस में, वहाँ पर भी 2 साल पहले तख्ता उल्टा जा चुका है, ठीक है। ये अच्छा, यहाँ पर ऐसी मजाक में बातें हो जाती हैं ऐसे ही,
मतलब ये जो साहिल के मुल्क हैं इनमें कोई पिछले मेरे ख्याल से 2-3 सालों में कोई 25-30 बगावतें हो चुकी हैं। एक बगावत के ऊपर दूसरी हो जाती है, दूसरी के ऊपर तीसरी हो जाती है, बहरहाल वो होता रहता है। और इसकी इम्पोर्टेंस है, इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो दो वजूहात की बुनियाद पे है। एक तो ये है कि इमिग्रेशन, माइग्रेंट्स का मसला बहुत बड़ा, यहाँ से लोग आपने देखा होगा ना। अच्छा ये क्या है, ऊपर अफ्रीका के ऊपर चले जाए ना तो अफ्रीका का एक बॉर्डर ऐसे ख़त्म हुआ, यानी ये साहिल के मुल्क हैं, साहिल के ऊपर सहारा है, सहारा के ऊपर फिर ये अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, ये लीबिया वगैरह थोड़े जो अच्छे मुल्क जो यानी जहाँ तक, फिर मेडिटेरियन आ गया दरमियान में, बहरा रोम जिसे कहते हैं, और बहरा रोम के उस तरफ यूरोप है। इसीलिए वो लीबिया से जा रहे थे ना, इसीलिए वो कश्तियाँ यहाँ से आप मेडिटेरियन, हाँ यहाँ तक पहुँचे, यहाँ से क्रॉस किया, पहुँचे अफ्रीका, अफ्रीका से ये क्रॉस किया आपने अल्जीरिया या लीबिया या इजिप्ट, इधर से क्रॉस किया तो दो सामने परी तरफ जो है वो आप यूनान, इटली, इधर उधर जहाँ तक आपको, तो अभी हाल कुछ दिन पहले हुआ तो हम इसे बता भी देते हैं। लेकिन असल इशू ये है कि साहिल जो है ना वहाँ पे फटा पड़ा हुआ है। अच्छा साहिल को इसलिए फटा पड़ा हुआ है कि अमेरिका एक तो यहाँ पे एक तो फ्रांस का असर और रसूख है, और फ्रांस यहाँ पर अपनी कई वजूहात हैं। फ्रांस अपना असर यहाँ छोड़ना नहीं चाहता। फ्रांस के पास बहुत सी जो इन मुल्कों की जो रिजर्व करेंसीज हैं वो फ्रांस में रखी हुई हैं अभी तक, और सोना यहाँ पे बहुत है। अच्छा। यहाँ पे गोल्ड माइनिंग्स बहुत हैं, ठीक। यहाँ पे हीरों की कहानी है, ठीक है। और सबसे बड़ की बात यह है कि ये वो इलाके हैं जहाँ पे रेयर अर्थ मेटल्स हैं, ठीक है, जो आने वाले दिनों का आप समझ लें कि बहुत बड़ी दुनिया में जिसकी जंग हो रही है। अच्छा अब ये कि यहाँ पर जो है ये तख्ता उलट दिया गया, और तख्ता उल्टे जाने के बाद जो है वो ये देखें कि यहाँ पर फ्रांस 2012 में आ गया था दोबारा, ठीक है, उनका ऑपरेशन सर्वल था, दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन पे आए, फिर अमेरिकन भी आ गए, अफ्रीकन कॉम स्टार्ट हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन ये कोई बात बनी नहीं, क्योंकि वहाँ पर ये मैं 2023 का आपको ये हम दिखा देते हैं। फ्रांस 24 कह रहे हैं फ्रेंच आर्मी ऑफिशियली एंड्स ऑपरेशन इन बुर्किना फासो। ये था ऑपरेशन सर्वल जो स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में चूँकि फैल गया था वो ज़्यादा मुल्कों तक, तो उसका नाम उन्होंने बढ़ा के जो है वो उसका नाम बढ़ा के उन्होंने बरकीन, ऑपरेशन बरकीन कर दिया था, ठीक है, बरकीन, ये बरकीन। अच्छा तो ये हम देख सकते हैं कि फ्रांस ख़त्म हो गया, बुर्किना फासो से निकल गया, फिर उसके बाद जो है वो ये फ्रांस जो है उसको दूसरे मुल्कों से भी निकलना पड़ा। अच्छा फिर यूराइटस को अगर हम देखें 7वीं UN एंड्स पीस कीपिंग मिशन इन माली, US ब्लेम्स रशिया वैगनर स्ट्रॉन्ग हो रहा है यहाँ पे, वैगनर ग्रुप यहाँ पर असल में बगावतें तख्ते वख्ते मतलब कब्जा हो रहा है असल में वैगनर का। अच्छा फिर उसके बाद गार्डियन ये कह रहा है कि नाइजर क्यों इंपॉर्टेंट है। नाइजर जो है लिंच पिन फॉर स्टेबिलिटी इन अफ्रीका, कू बेल्ट, ये कू बेल्ट है पूरी, मैंने बताया ना पट्टी है पूरी मुल्कों की, चार्ट वार बगावतें, खेल है, मजाक है। अच्छा उसके बाद जर्मनी ने कहा कि हम भी यहाँ पर आ जाते हैं, और अमेरिका है, यूरोपीय यूनियन है तो हम भी आ जाते हैं, जो नवी स्लाइड है, ये ग्रेट पावर्स गेम है। अच्छा फिर उसके बाद जो है वो जब यहाँ आए 2023 में, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जिनका तख्ता उलट दिया गया है, ये फाइनेंशियल टाइम्स 10वीं स्लाइड, उन्होंने कहा कि फ्रांस आ जाए तो अच्छा है, बिस्मिल्लाह आ जाए फ्रांस, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद उससे पहले माली से 11वीं स्लाइड में फ्रांस निकल चुका था, मैंने पहले बताया आपको फ्रांस यहाँ पे था, लेकिन उसको माली से भी निकलना पड़ा, ये ऑपरेशन बहुत बुरी तरह से हुआ। और अल जज़ीरा ने फिर ये मार्च में कहा, 13वीं स्लाइड पे मैक्रोन ने कहा कि एंड ऑफ फ्रेंच इंटरफेरेंस इन अफ्रीका इज़ ओवर। अच्छा तो एरा ऑफ फ्रेंच इंटरफेरेंस इन अफ्रीका इज़ ओवर। अच्छा और वहाँ पे गुस्सा क्योंकि कॉलोनीज रही है ना, तो BBC ने 2021 में रिपोर्ट दी थी 14वीं स्लाइड के, फ्रांस फेसेस सो मच एंगर इन वेस्ट अफ्रीका। लेकिन अमेरिका की मौजूदगी इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पर दो बेसिस है अमेरिका की, यहाँ पर अमेरिका की दो बेसिस हैं, और वो बेसिस जो हैं वो अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बेस तो उन्होंने 2 साल पहले बनाई है, और वो बेस जो है उसकी वो बेस अगर वहाँ से ख़त्म, ये मुल्क जो हैं ये मुल्क रशिया और चाइना की तरफ जाए, यहाँ फटा पड़ा हुआ है, ये अफ्रीका कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, क्या होगा, किस ब्लॉक में जाएगा। यहाँ पर वैगनर ग्रुप, अब वैगनर ग्रुप अफ्रीका में हम कह रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाइना इंपॉर्टेंट है, ये सारे मुल्क। तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि ये यहाँ पर दो जगहों पे, एक तो नियामे के अंदर एक उनकी बेस है, जो नियामे जो है ये यहाँ का कैपिटल है और वो बेस है,
और दूसरी जो है वो उन्होंने यहाँ पर एगादेज के इलाके पे, एगादेज में एक ड्रोन की रीपर इन्होंने यहाँ पे अभी 2 साल पहले यहाँ पर इन्होंने अपनी बेस कायम की थी। ठीक। यहाँ पर इंडिया भी कहीं मौजूद है, अब देखें तो ये साथ इंडिया का भी फ्लैग नज़र आ। अब यहाँ पर होगी बगावत, और ये बगावत जो है उसके बाद सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया सदर को। अब सेक्रेटरी ब्लिंकन ने, अगर हम देखें तो उन्होंने इसकी बड़ी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से ये आया है, लेकिन सेक्रेटरी ब्लिंकन ने इसकी बड़ी सख्त कंडेमनेशन की है। रॉयटर्स जो खबर दे रहा है, फिर उन्होंने कहा कि रिलीज़ कर दिया जाए इनको। ये अच्छा, ये इस साल इथोपिया और नाइगर गए थे ये सेक्रेटरी ब्लिंकन। अब इम्पोर्टेंस देखें ना इन मुल्कों की, कि यहाँ पर इस साल गए थे और इथोपिया और नाइगर। अच्छा, तो ये जो है ये इन मुल्कों की बड़ी इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर वैगनर ग्रुप ने तख्ता उल्टाया, चाइना ने उल्टाया, मैं नहीं जानता, लेकिन ये ऐन उस वक्त हुआ है जब सेंट पीटर्सबर्ग में अफ्रीकन कंट्रीज की रशिया के साथ समिट हो रही है। सही। और अगर हम आज का तास देखें तो वो वहाँ पे 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो अफ्रीका के लीडर्स पहुँचे हुए हैं और उनकी पुतिन के साथ मीटिंग हो रही है, और उस मीटिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि उन्होंने जो है ये कहा है कि जी हम यहाँ पे कोट कर देते हैं तास को। तास एक तो उन्होंने कहा है कि ये ट्रेड बहुत बढ़ जाएगी। दूसरी बात उन्होंने ये कहा है कि हम यहाँ पर अफ्रीका में किसी किस्म का गंदम का बहरान नहीं होने देंगे। अच्छा। यानी गंदम हम कोशिश करेंगे कि अफ्रीका तक जाए, यूरोप में ना जाए। ठीक है। तो ये मुल्कों को कहत वगैरह हम किसी सूरत जो है आगे नहीं जाएगा। अच्छा, लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग, अच्छा ये जो मैंने रेयर अर्थ मिनरल्स वाली बात की है ना, ब्रुकिंग्स की रिपोर्ट 2022 की, इसको सर्च करके कोई चाहे तो पढ़ ले। कुड अफ्रीका रिप्लेस चाइना इज वर्ल्ड सोर्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स, यानी जो 26वीं है रिपोर्ट है पूरी, कि रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स हैं आने वाले दिनों में क्या वो इतने ज़्यादा होंगे ब्रुकिंग्स की रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका में कि वो चाइना से भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा कंसर्न है कि अफ्रीका जो है वो वहाँ पर जो भी कुछ है बहुत किसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, और कौन वहाँ पर जो है अपनी बेसिस को भी, और बाकी इन्फ्लुएंस और बेल्ट एंड रोड, और अफ्रीका बहुत इस वक्त वहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है। अच्छा, तो ये इम्पोर्टेंस है, ये तो उसकी इम्पोर्टेंस है ना, जो कि ये जो साहिल के इलाके में जो कू बेल्ट है, इसमें एक ही मुल्क था जो कि प्रो अमेरिका था, वो उसका भी तख्ता उलट गया। और अब जो है वो वहाँ पर ये एक्सपोज, एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि जी ये जो नेशनल न्यूज़ जो कि अबू धाबी का बड़ा नेशनल अखबार है द नेशनल, वो जो 22वीं स्लाइड है, वो कह रहा है कि नाइजर सडन कू प्रेजेंट्स फ्रांस एंड यूएस विद द टेररिज्म डिलेमा। क्योंकि ये टेररिज्म अचानक चारों तरफ से वो आ गई हैं फोर्सेस वगैरह। तो ये जो उनके, अच्छा ये जो साहब बैठे हैं नीचे, इन्होंने ऐलान किया नेशनल टीवी पे आके कि बहनों भाइयों यहाँ पे बगावत हो गई और अब मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे जो बेसिस हैं उनका क्या बनेगा, और ये एक बड़ी सिचुएशन ऐसी है, ये बड़े पावर की गेम है जो कि अफ्रीका तक जा रही है, और ऐन उस वक्त हो रहा है जब अफ्रीकन समिट हो रही है प्रेसिडेंट पुतिन के साथ और वैगनर ग्रुप और ये सारा। अच्छा, इस पे चाइना की तरफ से कोई बात नहीं हुई, इसमें अमेरिका की तरफ से कंडेमनेशन आई है कि प्रेसिडेंट किधर गया हमारा, ढूंढो, तलाश करो, छोड़ो उसको, मगर वो लापता है, ठीक है। अरेस्ट हैं, क्या हैं, पहले ही खबर आई थी कि बात हुई है सेक्रेटरी ब्लिंकन की, कहाँ गए वो, ये अभी तक किसी को नहीं पता। अच्छा, अब इसमें आप आ जाएं और इसमें आप ये देखें कि ये, अब मुझे बताएं कि ये वहाँ पर जो लड़ाई हो रही है, ग्रेट पावर गेम है ना वहाँ पे, तो ग्रेट पावर्स का अगर गेम हो रहा है इन्फ्लुएंस का, तो क्या वो वहाँ होने वाले इवेंट्स का असर यूरोप पे नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। वहाँ होने वाले इवेंट्स का असर अमेरिका पे नहीं पड़ेगा? वहाँ होने वाले इवेंट्स का असर क्या पाकिस्तान, इंडिया, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़, अच्छा अफ्रीकन कंट्रीज़ में जनरल सीसी भी वहाँ पे हैं आज। और ये मुझे बताएं कि ये बहुत सारे मुल्क आने वाले दिनों में, जब ये बना था ना इस्लामी इत्तेहाद जो बना था, तो उस वक्त एक बात हुई थी कि जी इस्लामी इत्तेहाद बना है, इसमें बहुत सारे मुल्क हैं, जो सऊदी अरेबिया में बना था, तो उस वक्त होता है कि बहुत सारे मुल्क के नाम ही नहीं सुना। लेकिन अब आप ये इन मुल्कों की स्ट्रेटेजिक अहमियत ज़रा देखें, बहुत सारे मुल्कों की, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये हैं तो छोटे छोटे मुल्क, मगर इनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कितनी है। अच्छा, तो हमने कहा था 36 मुल्क आ गए हैं, इतने सारे मुल्क आ गए हो, या तो हमारे, तो ये मुल्कों की स्ट्रेटेजिक हैसियत बहुत है, चाहे वो सोमाली लैंड से लेकर एरिटेरिया से शुरू करें और आप चले जाएं वो दूसरे साइड पे सेनेगल तक। अच्छा, अब इसमें जो एक तो ये हो गया, तो ये
एक बड़ा इवेंट है जिसको मैं नज़र रखनी ज़रूरी है कि वहाँ पर अमेरिका की पॉलिसी क्या होगी, और वहाँ पर ज़ाहिर है कि ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है और बहुत कुछ हो रहा है। ये अफ्रीकन कंट्रीज़ को, अगर वो प्रेसिडेंट पुतिन कह रहे हैं कि हम आपको गंदम देंगे, और आपको मदद का भी उन्होंने ऐलान कर दिया, ट्रेड का भी ऐलान कर दिया। और अफ्रीकन कंट्रीज़ का असल इशू ये था कि ये ब्लैक सी डील अगर नहीं होती तो ऐसा तो नहीं कि कहीं हमारी गंदम रुक जाए। तो उन्होंने कहा कि आपको हम गंदम देंगे और बहुत सस्ती देंगे। ठीक। तो वो उनके ब्लॉक की तरफ आ गए, अब झुकाव हो गया ज़्यादा और होगा। और ये हमें पता है कि इथोपिया के अंदर जो डैम बन रहा है उसके अंदर चाइना की इन्वेस्टमेंट है, ये बात हम पहले ही कह चुके हैं, ठीक है। सूडान के साथ और उनके इजिप्ट के साथ इशू चल रहे हैं। इजिप्ट के प्रेसिडेंट भी सेंट पीटर्सबर्ग में हैं। ये इशू सारे ऐसे हैं। पड़ोस में जो है वो इलेक्शन 2024 में, पाकिस्तान में तो 2023 में ही इलेक्शन की बात हो रही है, लेकिन अगर एक आध महीने ऊपर नीचे होता है, फ़र्ज़ करें जो बहुत से लोग कह रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं नवंबर में होगा, अगर ये जनवरी तक या फरवरी तक जाता है, 2024 में बड़े इलेक्शंस हैं। फिर पूरे इलेक्शन का साल है। उस साल फिर पाकिस्तान का भी इलेक्शन है, उसमें इंडिया का भी इलेक्शन है, उसमें अमेरिका का भी इलेक्शन है। 2024 इलेक्शंस, एक बड़ी तब्दीलियां दुनिया में आ रही हैं अगले साल, और लोग इस वक्त उन तब्दीलियों के अंदर जा चुके हैं। मतलब मुझे आज जाहिर है कि इंडिया का इलेक्शन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इंडिया में इलेक्शन जो है वो क्या इंतहा पसंदी के नारे के ऊपर लड़ा जाएगा या क्या नारा होगा, क्योंकि ये मणिपुर के वाक़यात, और आज तो मैं और बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। मुझे ये ख़त्म हो गई थी बहुत हद तक उनकी मूवमेंट अलहदगी की, लेकिन आज मुझे पता चला कि जनाब वो जो ग्रेटर त्रिपुरा, ये जो 28वीं स्लाइड आई कि सॉरी त्रिपुरा का तिपरा मोता जो है वो लीडर्स मिल रहे हैं, और वो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, अच्छा त्रिपुरा भी एक ज़माने में एक सल्तनत थी, अब वहाँ कुकी लैंड, नागालैंड, वहाँ पर अब ये त्रिपुरा लैंड, ये 28वीं स्लाइड अगर हम दिखा सकें, त्रिपुरा लैंड भी एक उसकी डिमांड शुरू हो गई है, और अच्छा। त्रिपुरा लैंड बनाया जाए। नई रियासत की जी है, जी, नए नहीं, ये बहुत पुरानी है, रेफरेंसेस मिल जाएंगे, हिंदुस्तान टाइम्स से आप पढ़ लें, ये आज हिंदू टाइम्स है। फ्रॉम त्रिपुरा लैंड टू ग्रेट, मतलब त्रिपुरा लैंड है, त्रिपुरा लैंड है, और त्रिपुरा के अंदर ये कबाइल हैं। हाँ। अब इशू ये है कि ये मतलब इतना कन्फ्यूज, क्योंकि दूसरी रियासतें टूट के, अच्छा ये जो साहब हैं ये वहाँ की जब सल्तनत होती थी तो उनकी रॉयल फैमिली से ही कंटिन्यू कर रहे हैं, मगर इनकी पॉलिटिकल पार्टी और ये पार्लियामेंट के अंदर भी, लोकल पार्लियामेंट के अंदर भी मौजूद हैं। और इसको आप हिंदू से भी देख सकते हैं, 31 द डिमांड फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बाय त्रिपुरा मोता। अच्छा, ये लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना आज आर्टिकल पढ़ने का, वो है द डिप्लोमेट में, और वो है एज मणिपुर बर्न्स 32वां, इंडियाज कनेक्टिविटी प्लान्स इन साउथ ईस्ट एशिया गो अप इन स्मोक। अच्छा, ये जो है ना, ये मेरी वो बात है जो मैं बहुत दिनों से ये बात कह रहा हूं कि अगर मणिपुर के अंदर और मिजोरम में झगड़ा हो रहा है, तो जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो गायब। ये किसी पाकिस्तानी ने नहीं लिखा, ये इंडिया के एक प्रोमिनेंट जो आप समझ लें कि तज्जियाकार है, उनका ये मजमून छपा हुआ है। तो डॉक्टर साहब, अगर ये वो इतना कह रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉलिसी का हिस्सा है तो फिर ये बात अगर समझ में आ जाए तो फिर हम बहस ही ना करें ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं समझने से कासिर हूँ कि ये देखें अल्टीमेटली अब प्रोटेस्ट लंदन में हुई है, आज लंदन में प्रोटेस्ट हुई है, ये मणिपुर की खवातीन ने साइलेंट प्रोटेस्ट की है, सारे मीडिया में है। मैं सिर्फ इस बात को इस तरह से देख रहा हूँ कि ये क्या इसी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन होगा कि हम जो है वो नफरत करते हैं, मतलब, और हम नहीं मानते, और हम जो है मतलब सिर्फ ये क्या है, नफरत पे कैसे, मतलब अपने ही लोगों से हम नफरत करते हैं तो ये हम इलेक्शन, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रही बात। और ये स्ट्रेटेजिक मामलात हैं, ये छोड़ दें कि नफरत, इसको कुछ डिलीट है, नहीं, ह्यूमैनिटेरियन को भी छोड़ दें, आप उसको छोड़ दें, स्ट्रेटेजिक इशू है ये। देखें, ह्यूमैनिटेरियन को भी छोड़ देना, वो जात पात है क्या, किसी का जबान बंद कर दी, ये कर दिया, कोई लिंचिंग, उसको छोड़ दें। इशू ये कि स्ट्रेटेजिक इशूज़ को क्यों एड्रेस नहीं कर रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इंडिया के, ये मैं नहीं समझ पा रहा। जैसे कि चाइना का इशू उन्होंने एड्रेस नहीं किया शुरू में, ये क्वाड में घुस गए, इधर घुस गए, जिसकी कोई हैसियत नहीं है। और वो मुझे बताएं ना, प्रेसिडेंट बाइडेन भी जा रहे हैं इलेक्शन की तरफ, तो मुझे बताएं कहाँ गया क्वाड वार्ड, किधर है, सारा वो हवा में उड़ा हुआ है।
और ये जो है ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी ख़त्म हो गई, स्मोक पे चली गई। ये वहाँ तो सिविल वॉर है, खाना जंगी वाली सूरत, ऐसा ये ख़त्म भी हो सकती है। असल इशू ये है कि सिर्फ एक आध स्टेप लेना, यानी कम से कम लड़ाई को तो रोकें किसी तरह। मतलब अगर जंग हो रही है, अगर लोग खाना जंगी का शिकार हैं, तो इधर वाले भी मरे, इधर वाले भी, तो ये तो फिर वो और बढ़ेगी ना बात। हर देखें ये ट्राइबल झगड़े बड़े खतरनाक होते हैं, बड़े इसको ना हल किया जा सकता है, लेकिन होता हमेशा ये कि कोई उधर से एल्डर्स बुलवा लेते हैं, उधर से बड़े होते हैं, आप कहते हैं बैठो यार वो आराम से, कि तुम क्या बात, अब बिठाते हैं ना लोगों को, मामला हल करते हैं। अब राजस्थान में या बाकी जगहों पे जाके उनको उधर का कह रहे हैं, ये अजीब सी बात है। ये बात समझ से बाहर है कि कैसे वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी अगर उड़ जाती है। मैं दोबारा ये बात कह रहा हूं, अमेरिकन के लिए इंडिया की इंपॉर्टेंस चाइना है, और द मोमेंट दे रियलाइज कि इंडिया चाइना के अगेंस्ट कुछ नहीं कर पा रहा, तो अमेरिका के तेवर बिगड़ेंगे, और बिगड़ने के अलामात आनी शुरू हो गई हैं। देखिए उनके एम्बेसडर ने बैठे बैठे ऐसी कह दी कि मणिपुर के अंदर क्या हो रहा है आप देखें, और उसके ऊपर उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि हमारे अंदरूनी मामलात में दखल दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, नहीं कह सकते। तो मणिपुर में जो हो रहा है वो स्ट्रेटेजिक इशू है, वो इशू जो है वो सिर्फ इंडिया का नहीं, अमेरिका का भी है कि म्यांमार में क्या हो रहा है, लाओस में क्या हो रहा है। ये मुल्क सारे जो हैं वो उन्होंने डिपेंड किया हुआ है इंडिया के ऊपर कि आसियान कंट्रीज में इधर से में, अब अगर वो मुल्क हाथ से निकल रहे हैं सारे, और तो फिर स्ट्रेटेजिकली कहाँ तवज्जो है। पाकिस्तान के साथ तो नहीं लड़ाई हो रही, चाइना जो है वो एक धरना उसको बढ़ता आ रहा है नीचे, ये मुल्क हाथ से निकल रहे हैं पड़ोस के। चलें आप कहेंगे जी कोई नेपाल को छोड़ दें, आपके जी वो ताइवान के खिलाफ, ये साउथ चाइना सी से नेपाल के ताल्लुक है, लेकिन आपका पड़ोसी तो है भूटान, बांग्लादेश, मणिपुर, म्यांमार, वो सारा वो पूरा का पूरा। तो उधर अब वो मतलब है कि ये इसको जंग को रोक नहीं रहे। देखिए मैं तो मेरा पहले ख्याल ये था कि एक आध बंदे को हटा देंगे और ये करेंगे, वहाँ प्रेसिडेंशियल रूल लगा देंगे, फौज भेज देंगे, कर्फ्यू कुछ करेंगे। देखें ना, एक ब्रेक ले लेते हैं, इंटरनेट बंद करके वो तस्वीरें बाहर आ गई। इससे ये अगर सिर्फ होता ना ह्यूमन राइट्स का इशू भी, तो भी मैं कहता कि ह्यूमन राइट्स को छोड़ देना, कौन पूछ रहा है वहाँ पे। लेकिन ये इशू जो है ये स्ट्रेटेजिक इशू है। जब स्ट्रेटेजिक इशू को आप इस तरह से डील कर रहे होते हैं ना लाइटली, कि जी छोड़ दें हमारा बंदा है, ये उसका बंदा है, कहते हैं नहीं ये होल्ड, सारी चीजें छोड़ के सबसे पहले कि यार ये मसला खराब हो गया अगर वहाँ पे म्यांमार में और या उधर थाईलैंड का और उधर का मसला खराब हुआ, तो ये फैलता चला जाएगा और ये दूसरी रियासतों तक फैल गया, क्योंकि ये मजहब की बुनियाद पे हो रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्रिश्चियन हिंदू, डॉक्टर साहब वापस आके बात करेंगे। मुसलमान हिंदू पहले चल रहा है, दलित नस्लों का वो पहले चल रहा है, उनकी जो सेकुलर जो लेफ्ट के जो लोग हैं आज़ाद ख्याल, वो पहले खड़े हैं। तो ये मुझे ये पॉलिसी है इलेक्शन की, तो फिर मेरा ख्याल है कि काफ़ी इश्यूज ऐसे हैं जो कि हमारे लिए भी परेशान कुन होने चाहिए कि पड़ोस में क्या हो रहा है। सर ठीक है, ब्रेक एक ले लेते हैं, डॉक्टर साहब वापस आके बात करेंगे। मसीद नाज़रीन एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज गवादर का दौरा किया है, तरक्याती कामों का जायज़ा भी लिया। कितना इम्पोर्टेंट है ये दौरा इन हालात में जहाँ पर हम मुआशी हेल्प भी ले रहे हैं अपने दोस्त ममालिक से, और ये प्रोजेक्ट जो है ये फ्यूचर में हमारे लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है? देखिए ये जो है ना, ये सारा का सारा मेरा ख्याल है कि अब मुख्तलिफ मुआहदे या मुख्तलिफ इनिशियल बातचीत तो हो गई है, लेकिन इसके ऊपर जो बहुत से मंसूबों पे जो अमली जामा है या बहुत कुछ होना है जो IMF के साथ या माशी तौर पे, वो केयर टेकर और मुंतखब हुकूमत फिर करेगी आके, और इसीलिए ये कवानीन वगैरह पास करवाए गए हैं ताकि किसी किस्म का खलल ना आ जाए। क्योंकि कई ममालिक जो हैं उसमें ये बात कर रहे थे कि जी ये टाइमिंग्स ऐसी हो गई हैं कि जिसमें एक पार्लियामेंट जा रही है और दूसरी पार्लियामेंट आ रही है, तो दरमियान में कौन करे। तो इसीलिए IMF के साथ जो भी कंडीशंस तय हुई हैं या बाकी मुल्कों के साथ, चाहे वो बायलैटरल एग्रीमेंट्स हों या जो भी ट्रायलैटरल आपके जो जिस हवाले से भी मालियाती अदारों के साथ बातचीत है, तो वो कंटिन्यू रहेगी, कंटिन्यूशन रहेगी मईशत की। बाकी मामला सारे सियासी मैन मेड है, ठीक है, और मैन मेड है, और ये इसमें ये हमें हल कर लेने चाहिए इश्यूज़ बैठ के खुद। जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि ख़ित्ते में और स्ट्रेटजिकली बड़े वाक़यात हो रहे हैं, और अगर हमारे अंदर ये थोड़ा सा
ज़रा सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म हो जाए, एक दूसरे की बात सुन लें, ये मुख्तलिफ छोटे छोटे जो फ़रोई इश्यूज़ हैं इनमें से हम निकल आएँ, तो उसके बाद बतौर एक मुल्क हमने आगे बढ़ना है किसी न किसी तरह से, बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है ना। आप ये देखें ना कि मतलब आपकी यूथ है, आपकी ख़वातीन है, ये जो बच्ची के साथ एक वाक़या अफसोसनाक पेश आया, आपके कवानीन देखें सारे मुल्क में मौजूद हैं, लेकिन यह है कि वो उस पर FI नहीं कट रही, तशद्दुद है ही नहीं उसमें। तो बात ये सारी कि ये सारा अली मोहम्मद ख़ान जो है उनकी रिहाई हो गई आज। और बाकी ये है कि बहुत से लोग गिरफ़्तार हैं, मुकदमात कैसे चलेंगे, कब चलेंगे, इमरान रियाज ख़ान का इल्म नहीं हमें कहाँ पे हैं। तो ये वो सारी इश्यूज़ हैं जो हम खुद कर सकते हैं हल बैठ के, यानी हम हमारे अपने खड़े अपने इश्यूज़ हैं ना। बिल्कुल। अदालतें क्या फ़ैसला करेंगी, कौन इलेक्शन में हिस्सा लेगा, कैसे, ये इशू जब आप लार्जर पिक्चर पे देखते हैं ना, तो आप आगे अपने बतौर रियासत जाना है ना, तो इन इश्यूज़ को जल्दी रिजॉल्व करके हम जितना आगे तेज़ी के साथ निकलेंगे, उतना ही हम जो है वो माशी तौर पे, सियासी तौर पे बाकी मामलात में आगे बढ़ सकेंगे। ये जो प्लान सारे अनाउंस हो रहे हैं, ये इनमें से ये मेजॉरिटी लॉन्ग टर्म प्लान, वो बड़े ज़बरदस्त हैं, ये बड़े ज़बरदस्त हैं। कहीं से आप खबर आ रही है मिनरल्स हैं इतने, कहीं से खबर आ रही है आपको ये इस तरह से IT में आपने ग्रो करना है, कहीं पर, तो ये लॉन्ग टर्म है आगे, ये कोई 2 साल की, 2.5 साल 3 साल की लॉन्ग टर्म है कि आपने मिनरल्स के लिए माइनिंग्स करनी है, आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, आपने कैसे स्कूलिंग करनी है, कैसे एजुकेट करना है, कैसे आपने बिजली पैदा करनी है, कैसे आपने, मतलब बहुत कुछ है। क्लाइमेट चेंज को साथ साथ देखते रहें दुनिया में, जहाँ पर यानी लोगों ने एक मंसूबा बनाया किसी और काम के लिए, वहाँ पता चला उनने कहा तो सर्दी होगी, सर्दी की जगह गर्मी हो गई, गर्मी की जगह सब, ये क्लाइमेट चेंज को भी ध्यान में रखें, उसके मुताबिक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। तो मेरा ख्याल है कि ये फ़रोई इश्यूज़ हमारे ख़त्म हो जाएंगे, हो जाने चाहिए, क्योंकि ख़ित्ते के और दुनिया के हालात इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे कि पाकिस्तान जहाँ मौजूद है इस वक्त जोग्राफिकली और स्ट्रेटेजिकली, और जो पॉपुलेशन है और जो रिसोर्सेज हैं और जो आपके पास बहुत कुछ है, उसमें इस तरह से नज़रअंदाज किया जा सके, और हम खुद भी भरपूर कोशिश करें कि मेरा नज़रअंदाज करे दुनिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, तो हम इंशाल्लाह आगे इसमें से निकलेंगे बहुत जल्द। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायरा अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गुर्दनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।